नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस आप लगातार हमारे साथ कर रहे हैं और जितने भी मैं प्रश्न लेकर आता हूं वे सभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हिंदी काफी महत्वपूर्ण है, विशेषकर यूपी एग्जाम्स में, जहां पर सभी परीक्षाओं में लगभग हिंदी पूछी जाती है और बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो हिंदी में अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इन सब के लिए जरूरी है कि आपको अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो, अच्छे प्रश्नों की तैयारी हो, आपको पता चल सके कि परीक्षा में आखिर किस लेवल के कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी की तैयारी के लिए आज का ये सेशन है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस है और निर्धारित तरीके से आपको सुव्यवस्थित ढंग से सारे नोट्स हम उपलब्ध कराएंगे। एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, वन लाइनर होंगे, थ्योरी होंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। पहला प्रश्न है आपका कि दिग्दर्शक में कौन सी संधि है। आपको बताना है दिग्दर्शक में कौन सी संधि है और बहुत आसान उत्तर होगा आपके लिए अगर आपने संधि को थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। विच्छेद होगा इसका दिक धन दर्शक इक्वल टू दिग्दर्शक। यदि किसी शब्द के बीच में वर्ग का तीसरा वर्ण जैसे ग, ज, ड, द, ब आधा या पूरा दिखे तो विच्छेद करने पर वह अपने वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा में बदल जाता है। जैसे का गा हो गया यहां पर। ठीक है, तो यूपीपीएससी आरओ 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सचरित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइएगा, सचरित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सतधन चरित्र। विच्छेद क्या है, सतधन चरित्र, सचरित्र हो गया। शब्द में डबल छा, ता, ला, जा जैसे सचरित्र, तल्लीन और सज्जन दिखे तो पहले वाले आधे अक्षर को विच्छेद करते समय ता हलंत में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मनस्ताप में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यूपीएसआई का पिछला प्रश्न था, मनस्ताप में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सही उत्तर है आपको यहां पर ऑप्शन विसर्ग संधि। मनाधन ताप इक्वल टू मनस्ताप, विसर्ग संधि है। यदि शब्द के बीच में आधा शा, स या शा आए जैसे निस्तेज, दुस्तर, मनस्ताप, तो विच्छेद करते समय आधे सा और शा को हटाकर विसर्ग लगा दें। तो ये इसकी ट्रिक है। यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन बी, अनुधन एषण। अनुधन एषण अन्वेषण यण संधि उधन ए वे या व रा से पहले यदि कोई आधा अक्षर आए, जैसे अन्वेषण में वा से पहले आधा ना आया, तो वहां 99% चांस होता है कि यण संधि होगी। अगला प्रश्न है आपका कि पवित्र में कौन सी संधि है। तो बहुत आसान उत्तर होगा आपके लिए, पवित्र में यहां पर आपकी अयादि संधि होगी। पो धन इत्र पवित्र होता है। जब शब्द के उच्चारण में अय, आए, अव और आओ जैसे प धन अव धन इत्र की ध्वनि आए तो शब्द में कोई आधा अक्षर ना हो तो वह अयादि संधि होती है। ठीक है, पवित्र हो गया। निर्जीव का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइएगा, निर्जीव का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन बी, निहिधन जीव। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि शब्द के ऊपर रा की रेफ लगी हो जैसे निर्धन, निर्जीव, दुर्जन और विच्छेद करने पर सार्थक शब्द बने तो रेफ हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि महोष्म में कौन सी संधि है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गुण संधि। महाधन उष्म इक्वल टू महोष्म, यहां आ और उ मिलकर ओ हो गया है। यदि शब्द की शिरोरेखा पर ए और ओ की केवल एक मात्रा दिखे जैसे महेश, महोदय, महोष्म, तो वहां प्राय गुण संधि होती है। ये इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अत्युक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइएगा, अत्युक्त का सही संधि विच्छेद क्या है।
तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अति धन उक्ति। यहां पर यण संधि है, ई धन उ मिलकर यू बना है, ठीक है। या से पहले आधा अक्षर ता है। यण संधि के नियमानुसार यदि या को हटाकर आधे अक्षर पर ई की मात्रा अति लगा देते हैं, ठीक है, तो अति धन उक्ति क्या हो गया, अत्युक्ति हो गया। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उद्धार शब्द में कौन सी संधि है। तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि है, उत धन हार उद्धार हो गया। अब यहां पर ट्रिक क्या है, जहां पर धा, द और धा एक साथ दिखें, जैसे तद्धित, उद्धार, वहां विच्छेद करते समय दा को ता में और धा को हा में बदल देते हैं, तो उत धन हार क्या हो जाएगा, उद्धार या उद्धार का उत धन हार होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बागीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो वाक धन ईस होगा। बीच में वर्ग का तीसरा वर्ण गा है, इसे विच्छेद करते समय पहले वर्ण का में बदल दें, का स्वर तो गा हो जाता है। यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो यशोदा में प्रयुक्त विसर्ग संधि है। यशा धन दा यशोदा हो गया। यदि ओ की मात्रा हटाने पर विसर्ग लगाने से सार्थक शब्द बने, जैसे यश बन गया, तो यशा वन, तो वहां गुण संधि ना होकर विसर्ग संधि होती है, जैसे पयोधर, यशोदा, मनोज, तो मनाधन ओज, ठीक है। तो ये मनोज हो गया, यशोदा हो गया, पयोधर हो गया, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है आपका मतैक्य में कौन सी संधि है। तो यहां पर आपकी दो मात्राएं दिख रही हैं, तो कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। मत धन ऐक्य मतैक्य होता है, आ और ए मिलकर अय बनाते हैं, ठीक है। यदि शब्द की शिरोरेखा पर दो मात्राएं अय या औ की दिखाई दें, जैसे सदैव, मतैक्य, महौषध, तो वहां 100% वृद्धि संधि होती है। अगला प्रश्न है आपका तल्लीन का शब्द का सही विच्छेद क्या है। तो यहां पर जो सही विच्छेद है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तत धन लीन। तो जो दूसरा ता है उसमें हलंत लगा है, ये ध्यान रखिएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। डबल ला वाले शब्दों उल्लेख तल्लीन में पहले आधे ला को हलंत ता में बदल दिया जाता है जब उनका विच्छेद करते हैं। यूपी SSC 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अब्ज का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अब्ज का सही संधि विच्छेद अप धन जा होगा। अप मींस मतलब हुआ आपका जल, और जा का मतलब है जन्म लेने वाला। अब्ज का मतलब कमल हुआ। बा पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। संधि विच्छेद करते समय इसे पहले वर्ण में पा में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भानुदय में कौन सी संधि है। तो भानुदय में दीर्घ संधि है। भानुधन उदय, तो ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, दीर्घ ऊ बन जाता है। यदि शब्द के बीच में आ, ई या ऊ बड़ी मात्रा का प्रयोग हो तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि मार शब्द का जो है ये किसका पर्यायवाची है। जादू का है, स्वर्ण का है, अधम का है, अनंग या कामदेव का है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, अनंग या कामदेव का। मार, स्मर, मनमथ, अनंग, मनोज, रतिपति आदि सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। यूपीपीएससी आरओ 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि विसिख किस शब्द का पर्यायवाची है, बताइएगा। बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है, सरोवर का है, बताइएगा विसिख किस शब्द का पर्यायवाची है। तो ये आपका बाण का पर्यायवाची है। विसिख, सिलीमुख, आशुग, सर, तीर, इशु ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि षटपद किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपका भ्रमर या भौरा का पर्यायवाची शब्द है। षटपद यानी कि 6 पैरों वाला। अली, मधुप, मधुकर, द्युरेफ, भृंग आदि भ्रमर भौरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कलधौत किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। स्वर्ण, चांदी, तांबा या लोहा किसका पर्यायवाची है कलधौत। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण यानी कि सोना। कलधौत हाटक, हेम, जातरूप, कंचन, सुवर्ण आदि स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अर्णव किसका पर्यायवाची है। तो अर्णव जो पर्यायवाची है आपका यह है समुद्र का। अर्णव, पारावार, पयोधि, जलधि, नीरधि, रत्नाकर ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केतु का पर्यायवाची शब्द है। तो केतु का पर्यायवाची शब्द झंडा यानी कि ध्वज है। केतु, पताका, ध्वज,
निशान, झंडा, ये सभी एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वसन किसका पर्यायवाची है? वस्त्र का, मदिरा का, आभूषण का या वसंत का? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वस्त्र का। वसन, चीर, पट, अंबर, परिधान, दुकुल, ये वस्त्र यानी कपड़े के पर्यायवाची हैं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? तो पुंडरीक जो है आपका ये श्वेत कमल का पर्यायवाची है। श्वेत यानी कि सफेद कमल को पुंडरीक, लाल कमल को कोकनद और नीले कमल को इंदिवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शक्र किसका पर्यायवाची है? तो शक्र जो है ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति, सुरपति, देवराज, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। बीपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि आसुग शब्द किसका पर्यायवाची है? बताइएगा, आसुग शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका बाढ़ का पर्यायवाची है। किसका है? बाढ़ का। आसुग तेजी से जाने वाला, बिसिक, सिलीमुख, तीर, ये सभी बाढ़ के पर्यायवाची हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि तरणी और तरणी में शब्दयुग में तरणी किसका पर्यायवाची है? बताइएगा, तरणी और तरणी में शब्दयुग में तरणी किसका पर्यायवाची है? नाव का, सूर्य का, नदी का, पार्वती का? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सूर्य। तरणी ह्रस्व ई का अर्थ सूर्य या मार्तंड या सविता होता है। तरणी दीर्घ ई का अर्थ नाव या नौका होता है। निम्नलिखित में से व्योम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ? तो आप पहचान गए होंगे। अगर नहीं पहचान रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी हिंदी में समझ थोड़ी कमजोर है, जिसको आपको अच्छा करने की आवश्यकता है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पीयूष। पीयूष, सुधा, अमीप, अमृत के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष, अंबर, नभ, गगन, ये व्योम आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अमर्ष किसका पर्यायवाची है? क्रोध का, प्रेम का, दया का या क्षमा का? तो सही उत्तर है आपका क्रोध का। अमर्ष, कोप, रोष, आक्रोश, गुस्सा, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि तामरस किसका पर्यायवाची है? सोना का, कमल का, तांबा का या चांदी का? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कमल का। तामरस, अरविंद, राजीव, सरोज, पंकज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कानन शब्द का पर्यायवाची है? पुष्प, वन, नदी, पर्वत? तो सही उत्तर है आपका बी, वन यानी कि अरण्य। कानन, अरण्य, विपिन, कांतार, जंगल, ये वन के पर्यायवाची हैं। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका विद्युत का है। सौदामिनी, चंचला, दामिनी, तड़ित, चपला, ये विद्युत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तुहिन किसका पर्यायवाची है? तो तुहिन जो है यह आपका बर्फ या पाला का पर्यायवाची है। तुहिन, हिम, निहार, पाला, ये बर्फ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विबुध किसका पर्यायवाची है? तो विबुध जो है आपका ये देवता का पर्यायवाची है। विबुध, सुर, देव, अमर, निर्जर, ये देवता के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बल्लभ किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका पति या प्रियतम का पर्यायवाची है। बल्लभ, स्वामी, प्राणेश, आर्यपुत्र, प्रियतम, ये पति के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आद्र किसका पर्यायवाची है? बताइएगा, आद्र किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्वत। आद्री, अद्री, आद्र नहीं, यहां पर अद्री है, ठीक है। अद्र किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। अद्रि, शैल, नग, भूधर, गिरि, महिधर, ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मैं पत्र लिखवाता हूं, इस वाक्य में लिखवाता कौन सी क्रिया है? तो लिखवाता जो है ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी है? प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे लिखवाना, पढ़वाना, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यूपी पीएससी 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राम भोजन करके सो गया, वाक्य में करके कौन सी क्रिया है? बताइएगा, राम भोजन करके सो गया, वाक्य में करके कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक, सहायक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो यह है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे प्राय कर लगा होता है, तो क्या लगा होता? प्राय उसमें कर लगा होता है।
यूपीएसआई 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, क्रिया में पढ़ धातु है, लिखना में लिख धातु है। यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वह पढ़ रहा है, वाक्य में रहा है क्या है? तो वाक्य में रहा है सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में जो क्रिया सहायता करती है, जैसे रहा है, था, होगा, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है? लिखना, पढ़ना, उड़ना या खाना? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उड़ना। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और उन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्या का उत्तर ना मिले तो वे अकर्मक होती हैं। उड़ना अकर्मक है जबकि बाकी सकर्मक है। अगला प्रश्न है आपका कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? तो जो उड़ रही है वो आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उड़ना स्वभाव से ही अकर्मक क्रिया है। आकाश कर्म नहीं बल्कि अधिकरण स्थान है, तो यह अकर्मक क्रिया है। हथियाना, बतियाना किस प्रकार की क्रिया के उदाहरण है? तो ये आपके नाम धातु क्रिया के उदाहरण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि राम ने श्याम को पुस्तक दी, इस वाक्य में कौन सा क्रिया का कौन सा रूप है? बताइए, राम ने श्याम को पुस्तक दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, द्विकर्मक क्रिया। इस वाक्य में दो कर्म है, पहला श्याम को सजीव गौण कर्म है और दूसरा पुस्तक निर्जीव मुख्य कर्म है, तो दी द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि मोहन हंसता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो मोहन हंसता है, तो ये वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हंसना, रोना, सोना, चलना, बैठना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनके फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका तुम आते ही चले गए, वाक्य में आते ही किस कृदंत का उदाहरण है? वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत या पूर्वकालिक कृदंत? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, तात्कालिक कृदंत। जब एक क्रिया के होते ही तत्काल दूसरी क्रिया हो जाए और पहली क्रिया में ते ही लगा हो, आते ही, जाते ही, तो उसे तात्कालिक कृदंत कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अथ का विलोम शब्द है, तो अथ का विलोम शब्द इति है। क्या है? इति। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ करना, इसका सटीक विलोम इति समाप्ति होता है। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि आविर्भाव का सही विलोम क्या है? तो आविर्भाव का सही विलोम तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव। आविर्भाव प्रकट होना, उत्पत्ति का विलोम तिरोभाव, अदृश्य होना, लोप होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उन्मीलन का विलोम शब्द है, तो उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन है। उन्मीलन आंख खुलना का विलोम निमीलन आंख बंद होना होता है। ध्यान रहे, उन्मूलन जड़ से उखाड़ना का विलोम रोपण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उत्कर्ष यानी कि उन्नति, ऊपर उठना, का विलोम अपकर्ष, अवनति, नीचे गिरना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सृष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? तो सृष्टि का सही विलोम शब्द प्रलय होता है। सृष्टि संसार का निर्माण है और इसका सटीक विलोम प्रलय यानी कि संसार का विनाश होता है। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि मसृण का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, रुच्छ। मसृण का अर्थ होता है चिकना या कोमल और इसका सटीक विलोम रुच्छ होता है, जिसका अर्थ है रूखा या खुरदरा। अगला प्रश्न है आपका कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का विलोम शब्द बहुत आसान है, बी ऑप्शन है आपका, इतिश्री। श्री गणेश का करने का अर्थ होता है प्रारंभ करना और इसका विलोम इतिश्री यानी कि समाप्त करना होता है। यूपी ट्रिपल वीडियो 2018 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपको कृतज्ञ किए गए उपकार को ना मानने वाला का विलोम क्या है? बताइएगा। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को मानने वाला। अगला प्रश्न है आपका कि मुखर का विलोम शब्द क्या होगा? मुखर का, तो मुखर का विलोम शब्द मौन होगा। मुखर का अर्थ होता है जो अपनी बात स्पष्टता से और मुखर होकर कहे और इसका विलोम मौन यानी कि चुप रहने वाला होता है। यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उद्धत का विलोम शब्द क्या है? तो उद्धत का विलोम शब्द आपका विनीत होता है। उद्धत यानी कि अक्खड़ या उदंड, इसका सटीक विलोम विनीत होता है, नम्र और विनयशील।
यूपी पुलिस 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सुंदर लगातार। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर या मनमोहक और अविराम का अर्थ होता है बिना रुके या लगातार। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अंश और अंश का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो अंश और अंश, एक दंत शाह है और आपका एक तालव्य शाह है, तालु शाह जिसको कहते हैं, और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, हिस्सा और कंधा। अंश तालव्य शाह का जो अर्थ है वो हिस्सा होता है यानी कि पार्ट, और जो अंश में दंत शाह है इसका अर्थ होता है कंधा यानी कि शोल्डर। अगला प्रश्न है आपका कि अन्न और अन्य का अर्थ भेद क्या है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हिंदी की समझ काफी कमजोर है और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अनाज और दूसरा। अन्न का अर्थ अनाज होता है यानी कि ग्रेन, और अन्य का अर्थ दूसरा होता है। यूपी टेट 2019 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि अब्ज और अब्द शब्द का सही युग्म का शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कमल, वर्ष या बादल। ठीक है, तो अप जल होता है इसका अब्ज यानी कि कमल, जब लास्ट में आता है और पहले जल है तो कमल के पर्यायवाची होता है। अप का अर्थ यहां पर जल है और दा आ गया यानी कि देने वाला, तो यहां पर अब्द का अर्थ एक तो बादल निकलता है और दूसरा वर्ष होता है, जो वर्षा का चक्र होता है तो उसको वर्ष कहते हैं, समयावधि। तो यहां पर दो चीजें आपके निकल के आती हैं। ठीक है, एक तो आपका बादल और दूसरा वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कपि और कपि का सही अर्थभेद क्या है। कपि और कपि का सही अर्थभेद बंदर और घिरनी है। कपि यानी कि ह्रस्व ई का अर्थ बंदर वानर होता है, जबकि कपि दीर्घ ई का अर्थ पुली या घिरनी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि चिर और चीर का शब्द युग्म का अर्थ भेद है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी और सी दोनों। चिर का अर्थ पुराना या देर जैसे चिरकाल होता है, और चीर का अर्थ वस्त्र या कपड़ा होता है। तो बी और सी दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ह्रस्व ई वाले का अर्थ सूर्य होता है और दीर्घ ई वाले का अर्थ नाव होता है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि परिमाण और परिणाम का अर्थ भेद क्या है। परिमाण यानी कि मात्रा, परिणाम यानी कि नतीजा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसाद और प्रासाद का सही अर्थ भेद क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कृपा और महल। प्रसाद का अर्थ होता है ईश्वरीय कृपा या भोग, प्रासाद का अर्थ होता है राजा का महल। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि शर और सर का शब्द युग्म का अर्थ भेद बताइए। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बाण और तालाब। जो तालाब शाह वाला शर है उसका अर्थ बाण या तीर होता है, और जो दंत शाह वाला सर है उसका अर्थ तालाब या सरोवर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, तत्पुरुष। पर्णकुटी का विग्रह है पर्णों यानी कि पत्तों की कुटी, इसमें संबंध तत्पुरुष की का समास है, तो की का यहां पर लोप हुआ था इसलिए संबंध तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी का विग्रह है, 8 अध्यायों का समाहार। जहां पूर्व पद संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास होता है। यूपी टेट 2018 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली शब्द में बहुब्रीय समास है। चंद्रमौली का विग्रह है, चंद्र है मौली यानी कि मस्तक पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। तीसरे विशेष अर्थ के कारण यहां बहुब्रीय समास है। अगला प्रश्न है आपका कि नीलोत्पल में कौन सा समास है। तो नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। नीलोत्पल का विग्रह है, नीला है जो उत्पल यानी कि कमल। जहां विशेषण विशेष का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि धनुर्बाण में कौन सा समास है। तो धनुर्बाण में द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व। धनुर्बाण का विग्रह धनुष और बाण है। जहां दोनों पद प्रधान हो और का लोप हो वहां द्वंद्व समास होता है। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर शब्द में
अलुक तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर का विग्रह युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है। जहां समास होने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप ना हो, युद्ध धन ई युधिष्ठिर, वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका अव्यवी भाव समास है। बखूबी का विग्रह खूबी के साथ है। इसमें बा फारसी उपसर्ग या अवयव लगा है, अतः यह अव्यवी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि वज्रायुद्ध में कौन सा समास है? तो वज्रायुद्ध में बहुब्रीय समास है। वज्रायुद्ध का विग्रह है वज्र या आयुध, हथियार, जिसका अर्थ होता है देवराज इंद्र। वज्र है आयुध, हथियार जिसका, ठीक है। तो इसका वज्रायुद्ध का अर्थ है वज्र है आयुध यानी कि हथियार जिसका, ठीक है, अर्थात देवराज इंद्र। तीसरे विशेष अर्थ के कारण यहां पर बहुब्रीय समास है, किसमें? वज्रायुद्ध में। अगला प्रश्न है आपका कि गृहकट शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। गृहकट का विग्रह है गृह को काटने वाला यानी कि जेब को काटने वाला। यहां पर कर्म तत्पुरुष है क्योंकि यहां पर को परसर्ग का लोप होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो सप्तऋषि में द्विगु समास है। सप्तर्षि का विग्रह होता है 7 ऋषियों का समूह। पूर्व पद संख्यावाचक 7 होने के कारण यहां पर द्विगु समास है। अगला प्रश्न है आपका कि कवि शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो कवि शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कवित्व होगा। कवि एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें त्वा प्रत्यय लगाकर इसकी भाववाचक संज्ञा कवित्व बनती है। अगला प्रश्न है आपका कि मीठा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो यह है आपकी मिठास। मीठा एक गुणवाचक विशेषण है, इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा मिठास होती है। मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है आपका कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में जिसकी उसकी किसके किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है, जो, सो, जिसकी उसकी, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो यह यहां पर सार्वनामिक विशेषण है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा घोड़ा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए, संकेत करे, तो वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में आपका परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है? परिमाणवाचक। जिन शब्दों से वस्तु के माप तौल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 4 गज मलमल कपड़े की नाप परिमाण है, संख्या नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। सुंदर एक विशेषण है जिसमें ता प्रत्यय लगाने से सुंदरता नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। यूपी पुलिस का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होगा। इसका विशेषण रूप आलसी होता है, जैसे आलसी व्यक्ति। अगला प्रश्न है आपका कि वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? तो यह है आपका निजवाचक। जहां कर्ता अपने लिए आप, स्वयं, स्वतः या खुद का प्रयोग करे वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? तो वाक्य में सिंदूरी शब्द प्रविशेषण है। जहां सेब विशेष है और लाल उसका विशेषण है। सिंदूरी शब्द लाल विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। कितना लाल? सिंदूरी लाल। अगला प्रश्न है आपका कि श्रोता सुनने वाले के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मध्यम पुरुषवाचक। वक्ता बोलने वाला उत्तम पुरुष मैं हम होता है। श्रोता सुनने वाला मध्यम पुरुष तू तुम आप होता है। जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष वह वे होता है। अगला प्रश्न है आपका कि समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? बताइएगा, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 विशेषण और 2 विशेष। विशेष कौन है? यानी कि संज्ञा, एक तो सांप है और दूसरा जहर है, तो 2 विशेषण हो गए, 2 विशेष हो गए। क्या हो गए? 2 विशेष हो गए, जिन्हें हम संज्ञा कह सकते हैं। सांप संज्ञा हो गया, जहर संज्ञा हो गया, ठीक है। विशेषण क्या हो गया? समुद्री सांप की विशेषता है, घातक कीमती जहर की विशेषता है, तो कुल 3 हो गए।
अगला प्रश्न है आपका कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, वाक्य में कोई शब्द क्या है? तो यह एक सार्वनामिक विशेषण है। हालांकि कोई मूलतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, परंतु यहां वह संज्ञा बच्चा से ठीक पहले आकर इसकी विशेषता संकेत दे रहा है, अतः यहां पर यह सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुरानी क्या है? तो यह आपका विधेय विशेषण है। जो विशेषण विशेष से पुस्तक के बाद और क्रिया से पहले आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव शब्द का विशेषण शैव होगा। शिव संज्ञा है जिसकी उपासना करने वाले या उससे संबंधित को शैव या विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्साह शब्द का सही विशेषण क्या है? तो उत्साह शब्द का सही विशेषण उत्साही और उत्साहित दोनों होगा। उत्साह भाववाचक संज्ञा है, इसके विशेषण रूप उत्साही, उत्साही युवक और उत्साहित व्यक्ति दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए किया जाता है। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर के आगे लाघव चिन्ह, पंडित के आगे लाघव चिन्ह। अगला प्रश्न है आपका कि लोप चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वाक्य में कुछ अंश छोड़ देने पर। जब लिखते समय या उद्धरण देते समय वाक्य का कुछ अंश जानबूझकर छोड़ दिया जाता है तो वहां लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जूतम पैजार का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार का अर्थ होता है भारी लड़ाई झगड़ा होना या लूट मचना, आपस में जूतों से मारपीट होना। अगला प्रश्न है आपका कि पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि निर्लज्ज होकर कुछ पाना, अपना मान सम्मान या इज्जत पगड़ी दांव पर रखकर निर्लज्ज होकर कोई फायदा या घी उठाना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नीर यानी कि पानी, आंख का पानी ढल जाने का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, निर्लज्ज हो जाना। आंख का पानी यानी कि शर्म या हया खत्म हो जाने को निर्लज्ज हो जाना या बेशर्म हो जाना कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि परिपत्र में प्राप्तकर्ताओं के लिए कौन सा संबोधन प्रयुक्त होता है? तो यहां पर संबोधन होता है महोदय। परिपत्र चूंकि एक औपचारिक सरकारी पत्र है, इसलिए इसमें प्राप्तकर्ताओं के लिए महोदय संबोधन का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी का विकास क्रम जो है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपहट्ट और अपहट्ट से प्राचीन हिंदी, फिर आता है प्रारंभिक जो हिंदी है, और आप वर्तमान में जो देख रहे हैं वो खड़ी हिंदी है आपकी, मानक हिंदी। अतः संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की आदि जननी है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धशासकीय पत्र के अंत में स्वनिर्देश के रूप में क्या लिखा जाता है? तो लिखा जाता है यहां पर आपका सद्भावी या भवनिष्ठ। अगला प्रश्न है आपका कि छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो छा वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया आते हैं और इन सभी का उच्चारण स्थान तालव्य यानी तालु होता है। अगला प्रश्न है आपका कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार के शब्द हैं? अविकारी हैं, विकारी हैं, निपात हैं या उपसर्ग हैं? तो ये सभी आपके विकारी शब्द हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से बदल जाते हैं तो विकार आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। तो आज का यह सेशन आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का प्रश्नों का स्तर आपको कैसे लगा और इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। क्या लगातार आप तैयार रहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेहनत करने के लिए? देखिए, मैं निरंतर आपको मॉक टेस्ट दे सकता हूं, लेकिन आप लोग तभी मॉक टेस्ट निरंतर पा पाएंगे जब आप निरंतरता से देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, तो हमें भी लगेगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए उसका कुछ तो फल किसी को मिल रहा है। तो वो मेहनत दिखाइए, वीडियो को शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। आपके अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, अच्छे प्रश्नों को लाते रहें। सुपर टेट का बैच मांग रहे हैं आप सभी लोग, उस पर विचार चालू कर दिया गया है और बहुत जल्दी उस पर आपको मेहनत दिखाई देगी हमारे चैनल पर।
तो आप लोग तैयार रहिए, ये सारे प्रश्नों को करते रहिए, ये भी सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी तो आपका हिस्सा ही है सुपर टेट का, अच्छे से पढ़ना है आपको उसको भी। तो अपनी तैयारी बनाकर रखिए और हम तो आपके लिए समर्पित हैं ही। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन नोट्स और पीवाईक्यूज एमसीक्यूज का लाभ ले सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, अपने एग्जाम का नाम लिखना है और वहां पर हम आपको पूरा कंटेंट व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।